एक बार आपने पहले वाले पॉलिटिशियन को खराब चुन दिया जब गाली देते थे, लेकिन अब कोई भी इलेक्शन है, कैंडिडेट एक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई हों, तो सबको ठोंक बजा करके देखिए कि कौन सा अच्छा है, क्रिमिनल नहीं है, अच्छा काम कर सकता है, पढ़ा लिखा है, योग्य है। और जितनी रोड बननी है, जितनी गली बननी है, जितना खड़ंजा बनना है, वो उतने स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आज बिजली विभाग के पास पैसा होता तो इतने ट्रांसफार्मर खरीद के सबको नहीं दे देती। लेकिन होता यह है कि जो लोग आते हैं उनका काम थोड़ा प्रायोरिटी पर हो जाता है। और एक तरह से अगर सोचिए टेक्निकली तो ये भी इनजस्टिस है, क्योंकि जो आया वो तो लाइन में आगे बढ़ गया, उसका काम हो गया। ऐसी बहुत सी विसंगतियां हैं कि उसमें क्या है। बाबा साहब ने यह भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होने से नहीं होता, उसको चलाने वाले लोग, एग्जीक्यूट करने वाले लोग अच्छा होने चाहिए। Yeah, why would you bet on Goliath? Bet David. Valuetainment, giving values contagious. This world of entrepreneurs, we get no value to hate it. How they run, homie, look what I become. I'm the one. नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। हमारे साथ श्री श्याम सिंह यादव जी हैं। यादव जी जब इन्होंने जौनपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बहुजन समाजवादी पार्टी से पार्लियामेंट थे, इनसे जरूरी हर सवाल पूछे गए। सबसे अच्छी बात यह है कि यादव जी ने सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। उसके अलावा कठिन सवाल भी थे, उसके भी जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने सवालों को इग्नोर नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात रही इनकी। अब आपको बताता हूं कि इनके इस इंटरव्यू में मुझे अच्छा क्या लगा। ये व्यक्ति बहुमुखी, चहुमुखी प्रतिभा के धनी है। शूटिंग में ये चैंपियनशिप्स खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप्स में जा चुके हैं और गोल्ड ले ला चुके हैं। जैसे इन्होंने, आप इनके इंटरव्यू में आप सुनेंगे कि ये भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 तरह की जो विधाएं हैं शूटिंग में, सब में इनको महारत हासिल थी। उसके अलावा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। शुरुआत इन्होंने करी एसडीएम की तरह, आरएसएस की शाखाओं में गए हुए हैं। मतलब आप, ये व्यक्ति कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ही रेयरली ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अंदर सब सारे क्रेडेंशियल्स होने के बावजूद उतने हम्बल होते हैं। मिलते हैं श्याम सिंह जी से और आप अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। तो अपने बारे में बताइए सर एक बार, चूंकि आप सांसद हैं तो मुझे पता है, जो लेकिन पास्ट जो इतनी अचीवमेंट के बाद अल्टीमेटली आप सांसद बन गए थे, तो वो पास्ट शुरुआत से बताइए। मेरे हिसाब से तो आपको अपने माता पिता से शुरू करना चाहिए सर। उनके बारे में जरा बताइए, अपने माता पिता के बारे में। मैं सिराजे हिंद जौनपुर जनपद का एक रानीपट्टी गांव है, मड़ियाहू तहसील में, वहाँ का रहने वाला हूँ। गांव में पैदा हुआ। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो जांघिया पकड़ कर पहन करके खेत खलिहान में दौड़ते हैं, उस तरह से मैं भी एक छोटा सा बालक था। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री उमा शंकर यादव जी, वो एक टीचर थे, माता गृहिणी, और मेरे दादाजी श्री महावीर सिंह यादव जी, वो उस समय स्वतंत्रता के पहले से अंग्रेज राज था, उसमें सिविल कोर्ट में मुलाजिम थे। और मेरे पिताजी, जहाँ तक मुझे ख्याल आता है, वो नहीं रहे। सन 87 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो फिजिक के बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी एथलेटिक बॉडी थी उनकी। गांव में जब पचैया एक त्योहार होता है हमारे गांव में, तो उसमें कूड़ी कूदते हैं। कूड़ी क्या बोलते हैं? लंबी कूद। तो वैसे खोद देते हैं फावड़े से, और लोग दौड़ करके कूड़ी, हाँ, वो गांव में सबसे ज्यादा लंबी कूड़ी लॉन्ग जंप करते थे। तो हमारे, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो मेरे ननिहाल वाले मुझे ले गए, क्योंकि मेरा ननिहाल जो ग्राम जोंगीपुर है उसके पास मड़ियाहू कस्बा है, जहाँ डॉक्टर्स की फैसिलिटी थी देखभाल के लिए, दवा के लिए, वहाँ ले गए। मैं अच्छा हुआ और एक तरह से ननिहाल में ही मैं पला बढ़ा। और जैसा आप सुने होंगे कि ननिहाल में पलने बढ़ने वाला लड़का खराब हो जाता है,
वैसे मैं भी खराब हो गया। अच्छा। अब खराब क्या, आदतें बहुत खराब थी, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं। हमेशा मुझे याद है प्राइमरी पाठशाला कनावा होता था, वहाँ मैंने अपनी प्राइमरी उससे शुरुआत की। तो 1 से लेकर 5 तक वहाँ पढ़ा। फिर मरियाहूँ में मिडिल स्कूल मरियाहूँ था, वहाँ पढ़ा। फिर बीएनबी इंटर कॉलेज हाई स्कूल मरियाहूँ में था, वहाँ से हाई स्कूल किया। फिर तिलकधारी इंटरमीडिएट कॉलेज है जौनपुर में, बहुत नामी गिरामी कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया 71 में। और वहाँ से जा कर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया, एमएससी किया और फिर एलएलबी किया। इलाहाबाद में पढ़ते हुए मैं थोड़ा एथलेटिक्स भी करता था। एथलेटिक्स में सभी गेम खेलता था मैं। गांव में गुल्ली डंडा से शुरू करके बदी एक गेम होता है, कबड्डी होता है, और गांव में कभी कभी हम लोग बैडमिंटन और नेट लगा करके बैडमिंटन और वॉलीबॉल भी खेला करते थे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके मैंने थोड़ा एथलेटिक्स किया, और वहाँ पर एनसीसी के एयरफोर्स विंग में भी मैं था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और ये भी बता दूँ, बड़ा आश्चर्यजनक रूप से आप कहेंगे कि मैं तो बाद में बसपा का एमपी हुआ, लेकिन मैं शुरू से ही प्राइमरी से लेकर के और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब तक पढ़ता रहा, वो आरएसएस का शाखा रेगुलर अटेंड करता था। आर्म दक्ष ये सब मैं करता था। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे फिजिक्स में जो प्रोफेसर आरपी सिंह रज्जू भैया, जो बाद में आरएसएस के सरसंघ चालक हो गए, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। और जब वहाँ दिल्ली में मैं कभी दिल्ली आता था तो मैं उनसे केशव कुंज में मिलने जाता था। और जब से वो नहीं रहे तब से उधर से थोड़ा मैं विमुख हो गया। हमारे जो सरसंघ चालक रज्जू भैया जी नहीं रहे तब से मैं तो आरएसएस से कई लोग विमुख हुए हैं, लेकिन एक बार आपको मैं पीछे ले चलता हूँ। त्योहार का नाम लिया आपने पचैया। अभी मेरी पत्नी से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल से आया है कि आपके गाँव में क्या त्योहार मनाते थे। तो मैंने अपनी बेटी को पचैया के बारे में बताया कि हम लोग हमारी बहनें कजरी बनाती हैं, वो जौ लगाती हैं मिट्टी के अंदर, वो 10 दिन तक वो बड़ा होता है। उसके बाद हम कबड्डी खेलते हैं, फिर जाते हैं नदी किनारे, फिर वो हमारे कान पे लगाया जाता है। फिर मैंने इंक्वायर करा, पता करा, तो गाँव में बंद हो गया ये त्योहार बिल्कुल। ये आपको क्या लग रहा है, आखिर ये मॉडर्नाइज़ेशन का हमला है या लोग खुद ही छोड़ दे रहे हैं? गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? हाँ, ये आप कह सकते हैं। ज़्यादातर तो दुनिया आगे बढ़ रही है दूसरी तरफ। जैसे हम लोग काफ़ी चीज़ों में अभी वेस्ट को फॉलो करते हैं, चाहे जितना भी कहें कि हम बहुत नेशनलिस्टिक हो गए हैं, राष्ट्रीयता भर गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें हम लोग कॉपी करते हैं। तो अब जो कम्युनिकेशन के साथ जो टीवी आया है, ख़ास तौर से वो इसका ज़िम्मेदार है कि जिसको दुनिया में वो देखते हैं शहर वाले, और ख़ास तौर से एफ्लुएंट फैमिलीज़, ऐसे लोग जो कि सेलिब्रिटी कह लीजिए या बड़े आदमी, सो कॉल्ड बड़े आदमी उनको कहते हैं, तो जिन-जिन चीज़ों को वो मनाते हैं और जैसे मनाते हैं, जैसे बर्थडे भी हुआ, आप देखते होंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, गाँव क में भी अगर केक कटती है तो या कहीं भी कटती है तो अभी वही चलता है हैप्पी बर्थडे। देखिए गाँव के, हमको चूँकि छोटे से गाँव में रहा हूँ, तो गाँव में ये जो आपने अभी ज़िक्र किया, तो कजरी होती थी, तीज का त्योहार बहुत इम्पोर्टेंट होता था, और पचैया तो आपको बताया होता ही था, नाग पंचमी होता था, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत-बहुत धूमधाम से। हालाँकि पचैया, नाग पंचमी और ये तीज, ये सब थोड़ा कम हो गए हैं अभी, तीज लेकिन को तो सर उसने रिप्लेस कर दिया ना, वो क्या है वो? करवा चौथ ने। हाँ, हाँ, हाँ। भाई हाँ, पंजाबियों का अलग त्योहार, हाँ, उनको हाँ, मनाने दो। हाँ, आप क्यों हाँ, मना रहे हो? हाँ, चूँकि हाँ, फ़िल्मी है इसलिए आप मना हाँ, रहे हाँ, हो। हाँ। तीज ही मना लो यार। यस। अभी वही मैंने कहा ना, हाँ। उसका वही भी इफ़ेक्ट है कि फ़ॉलो करें किसको, क्योंकि वो समझते हैं कि वो लोग जो हमसे बड़े हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा एफ्लुएंट हैं, ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, वो लोग जिस चीज़ को कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को करें। लेकिन मुझे खुशी है कि अभी कृष्ण जन्माष्टमी भी गाँव तक में भी अच्छी मनाई पर जाती उसके है। लिए तो मैं साफ-साफ जातिवादी नहीं हूँ मैं, पर साफ-साफ कहूँगा यादवों ने बचा के रखा है कृष्ण जन्माष्टमी को। उसमें मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा जो जो मन से जो लगते हैं, यादव लोग ही लगते हैं उसमें कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मननी चाहिए। ये मैंने बार-बार देखा है। अभी यहाँ पे परथला गाँव है जहाँ मेरा घर है, वो यादवों का गाँव है। वहाँ पे भी वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे मनाते हैं बिल्कुल। देखिए ऐसा है वैसे तो मैं जातिवादी नहीं हूँ, सब में, हर जाति में अच्छे खराब लोग होते हैं, हर तरह के। लेकिन कभी मैं बात आती है ढेर सारे लोगों से बात करने में, अलग-अलग जातियों के ट्रेड्स के बारे में हम लोग ज़िक्र करते हैं। तो यादव जो
आज इस मॉडर्न दुनिया ने में भी एक दूसरे से इंटरकास्ट मैरिज ये वो मतलब है, हालांकि यादवों में भी बहुत अभी इंटरकास्ट मैरिज हुई, लेकिन अभी भी जिसको एक कहते हैं ना कि प्योर ब्लड तो वो अभी यादवों में बहुत है, बहुत सीधे साधे इनोसेंट टाइप के लोग हैं, जनरल आई एम टॉकिंग, इसमें दुष्ट भी होंगे, इसमें और भी तरह के लोग होंगे, लेकिन अभी काफ़ी है। और उन्होंने अपने कल्चर को अभी काफ़ी हद तक बताना, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। जी जी बिल्कुल। पर मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो पूरा कहा जाता है उनका पूरा खानदान खत्म हो गया, तो जो लोग वृद्ध महिलाएं और बच्चे थे उनके ही खानदान के लोग सारे यादव हैं पूरे देश में, जो बच गए थे, जो घर पे थे, जो जो नहीं उस युद्ध में शामिल हुए थे। मुझे लगता है वो जो समाप्ति हुई थी वहां पे, उससे बहुत तगड़ा सबक लिया गया, क्योंकि गुजरात में यादव नहीं लिखते अपना लास्ट नेम वो लोग, पर वो हैं वही भगवान कृष्ण के वंशज ही, वो अपने आप बताते हैं भगवान कृष्ण के वंश, अपना लास्ट नेम यादव नहीं लिखते वो लोग। नहीं नहीं वो क्या है, सरनेम दूसरा लिखते हैं। मैं ऑल इंडिया यादव महासभा का आई थिंक प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं जाता रहता हूँ देश के हर कोने में, करीब करीब हर शहर में बड़ी बड़ी मीटिंग होती है और बातचीत होती है, बहुत लोग मिलते हैं। गुजरात प्रदेश में यादव बहुत हैं, वो तरह तरह के दूसरे सरनेम लिखते हैं, लेकिन अब थोड़ा सब में ये कॉन्शसनेस आ गई है कि उस सरनेम के साथ यादव भी लिखें, उसके आगे लिखें या उसको हटा के जो अभी लिखते हैं यादव लिखें, अभी थोड़ा चल पड़ा है, ऐसा है तो बहुत यादव अभी भी वहाँ पर। अब वापस चलते हैं, फिर आपने एलएलबी करके फिर आप बन गए एसडीएम, तो वो कैसे डिसाइड किया कि अब मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है? देखिए, जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ किया तो मैंने बार एसोसिएशन का फॉर्म मंगाया कि मैं रजिस्ट्रेशन करवा करके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा और मैं राजनीति करूंगा। पॉलिटिक्स करने का शुरू से ही मेरे जहन में था। क्यों? जैसे होता है ना, आप बड़े गांव में हुए, पॉलिटिक्स क्यों दिमाग में आई? जैसे आपके पिताजी दादाजी उधर से ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं था, आप क्यों इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में? देखिए, एक तो लोग कहते हैं कि हम जन सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, लोगों की सेवा, वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन उसको सब लोग सबसे ऊपर उसी को रखते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि जन सेवा के साथ साथ जो मेरी सोच थी, अपने भी आदमी नाम के लिए, वो शोहरत के लिए, स्टेटस के लिए भी करता, वो भी एक मतलब मैं इनकार नहीं करता, वो भी रहता है। और इन और मैं सब आपकी ईमानदारी को हाँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हाँ, कम से कम बोल तो रहे हैं। हाँ, इसके लिए आया। और मैं बताऊं कि आया तो इसके लिए शुरू में, लेकिन मैंने रियल जन सेवा की है। चाहे मैं नौकरी में था तब भी, जो भी गरीब थे, असहाय थे, मेरे पास जो भी आ जाते थे, जो भी मदद मैं कर सकता था उसको करता था। मैं बताऊं, जैसे मैं कई जगह एडीएम पोस्टेड, जैसे गाजियाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्टेड था, तो जब डीएम का भी चपरासी आता था कोई समस्या लेकर के कि पुलिस मेरे लड़के को गलत उठा ले गई है या कोई और पर्सनल प्रॉब्लम होती थी, तो मैं पूछता था कि अरे भाई, तुम तो डीएम के यहाँ पोस्टेड हो, वहाँ तैनात हो, वो तो उसका डीएम तो नहीं, उसका स्टेनो भी एक टेलीफोन कर दे तो दौड़ करके तुम्हारा लड़का वापस आ जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम मेरे पास आए। तो अरे साहब, मैंने सुना है कि आप सबके मुंह से कि आप सबकी सुनते हैं, करते हैं, इसलिए मैं आया हूँ। हमने कहा ठीक है, तुमने सही सुना है, और जो भी हो सकता है वो मैंने किया, हो सकता था, हमेशा किया। तो चाहे नौकरी में रहा, नौकरी में से रिटायरमेंट होने के बाद जब रहा तब भी करता रहा, और जब मैं सांसद रहा, जौनपुर का सांसद बना 2019 में, जौनपुर की महान जनता ने मुझे चुन करके बहुत मतों से देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। उनका मैं ताउम्र जीवन भर आभारी तो रहूँगा, लेकिन मैंने उनके बीच में काफ़ी उनका काम भी किया, जहाँ तक मुझसे बन पड़ा। नहीं, एक्चुअली मैं ना आपके आपके इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, तो उसमें मैं सोचता हूँ कि मतलब कि अच्छा एक बात बताइए, और कि कई बार अधिकारी से पॉलिटिक्स में जो जाने का सफ़र है, ये बहुत आम होता जा रहा है। पहले इतना आम नहीं था, अब बहुत ज़्यादा आम हो गया है। मतलब अब तो मैंने रिसेंटली सुना है कि कोई जज साहब थे मध्य प्रदेश के, कोर्ट वालों का नाम लेंगे तो बहुत कांड कर देते हैं वो लोग, इसलिए नाम नहीं लूँगा मैं उनका। वो रिज़ाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर लेते हैं। अपने पद को छोड़ते हैं जज वाले और एक पार्टी जॉइन कर लेते हैं। मेरा सवाल कुछ ऐसा है कि जब वो पद पे थे, तो क्या उन्होंने उस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया होगा? ये सवाल है मेरे मन में। मेरा ख्याल है कि ज़रूर बढ़ाया होगा, और ऐसे एक नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं। आप भोपाल की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने रिजाइन करके किया, ऐसे बहुत हैं। इसी तरह से ढेर सारे आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईपीएस भी हैं, और सर्विसेज के भी ऑफिसर हैं। और यूपी में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोकसभा का
सदस्य तो मैं ही चुना गया। अच्छा। आईपीएस में तो एक बहुत पुराने आईपीएस ऑफिसर थे मिस्टर राय, जो अयोध्या के समय वहाँ पोस्टेड थे। वो एक बार आईपीएस बने थे, और अभी कई आईपीएस जैसे कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, वो आ गए हैं। और आईएएस पीएल पुनिया साहब थे, वो राज्यसभा के सांसद बने थे, और अभी उनका लड़का लोकसभा का सांसद चुना गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से तो अभी तक यूपी के इतिहास में मैं ही हूँ। हाँ, जो आप कह रहे हैं ये ट्रेंड चल रहा है। बिहार में भी रिटायर्ड डीजी हैं, आए हैं, पंजाब में भी हैं। हम हर स्टेट के लोगों को, बहुत लोगों को जानते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज में थे, और वो आकर के लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद हुए, अपने स्टेट में मिनिस्टर हुए, और बहुत लोग पॉलिटिक्स में हैं। और मेरा ख्याल है कि आना भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो पॉलिटिकल कुनबा है लोगों का, वो बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें कुछ परसेंटेज लोग ऐसा काम कर देते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए, और इवन क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि उनको पूरी जनता बहुत हेय दृष्टि से देखती है, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखती है। उसमें बहुत कम लोग हैं ऐसे, लेकिन वो जनता सबको उसी आंख से देखती है, उसी दृष्टि से देखती है। लेकिन एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जनता ही इन सब की जिम्मेदार है। तो मुर्गी अंडे वाली बात है ना। हाँ? तो मुर्गी अंडे वाली बात, हाँ, पहले कौन हाँ, आया? हाँ, कुछ कोई भी। लोग जनता को जिम्मेदार कहेंगे, जनता कहेगी ये वो बात और है कि इतिहास गवाह है कि जितने नहीं। भी लोग जनता से ही पॉलिटिशियंस आते हैं, तो जनता में ही गड़बड़ होती है। नहीं, अब देखिए ना, आप अभी मुर्गी अंडे वाली बात में तो डाउटफुल है। यहाँ थोड़ा हम एक स्टेप आगे हैं। तो मान लीजिए कि एक बार आपने पहले वाले पॉलिटिशियन को खराब चुन दिया जब गाली देते थे, लेकिन अब कोई भी इलेक्शन है, चाहे असेंबली का इलेक्शन है, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, और हम तो जब पढ़ते थे तो यही जानते थे कि अगर कैंडिडेट एक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई हों, तो सबको ठोंक बजा करके देखिए कि कौन सा अच्छा है, क्रिमिनल नहीं है, अच्छा काम कर सकता है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, शिक्षित है, तमाम चीज़ों को देखते हुए जिसको सुनिए, उसको वोट दीजिए, जिसको चुनिए, जो मन में लगे अच्छा। लेकिन अभी तो इंडिविजुअल बेस्ड तो रह ही नहीं गया है। बिल्कुल नहीं। आप पहले भी देखिए, नहीं था। अब देखिए ना, नेहरू जी का ही कल्ट शुरू हो गया था। अब तो ज़्यादातर पार्टी बेस ही है। उसने इंडिविजुअल रूप से कितना काम किया, ये मतलब बहुत पीछे चला जाता है। मनोज सिन्हा हार गए, इंडिविजुअल बड़ी मेहनत करी उन्होंने। अरे मनोज सिन्हा क्या, आप मैडम इंदिरा गांधी कर लीजिए। जी। उन्होंने जब वो रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, प्रधानमंत्री थी, तो वो तो छोटा सा चीज कर दे भी तो भी बहुत बड़ी बड़ी चीज प्रधानमंत्री ने किया, वहाँ के लोगों को दिया, रायबरेली सुल्तानपुर के लोगों को, लेकिन वो भी हार गई। तो इस तरह से परिस्थितियां आती हैं, और इस तरह से माहौल बनता है? तो उस माहौल में सब जनता भी बह जाती है, और बाद में जब चुन देंगे तो चुनने के बाद गाली देंगे कि ये तो क्रिमिनल है, ये तो बदमाश है, ये तो घूसखोर है, ये तो ये है। तो मैं तो कहता हूँ कि अभी जनता की कहने के लिए हमारा देश सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों, किस लिए कहते हैं? नंबर के, पॉपुलेशन के आधार पर कहते हैं कि एक मतलब 140 क्या, अब तो 145 करोड़ के आसपास हो रहा है। तो नंबर के आधार पर कैसे हुआ सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। लेकिन अगर और पैमाने पर उसको कसिए कि जनता जनप्रतिनिधि चुनते हुए उसमें क्या मैच्योरिटी है, क्या सोचती है, अलग अलग शिक्षा को लेकर के, बर्ताव को लेकर के, उसकी शोहरत को लेकर के, तमाम पैमानों पर अगर उसको आंकिए, उतारिए, तब क्या है, उसके हिसाब से कितना एक्ट अपान करती है, तब उसकी रियल डेमोक्रेसी की सतह मुझे स्तर मालूम होगा। क्योंकि अभी तक तो जो है आपने बहुत काम किया, लेकिन आपको टिकट ऐसी पार्टी से मिला कि वो पार्टी का मतलब वो माहौल नहीं है, और ऐसी पार्टी से मिला कि उसका पार्टी का माहौल है, तो लोग सब कुछ भुला करके उसके पीछे, उस माहौल पर और जाति पर वो सब कैलकुलेट करते हैं कि सब लोग एक मुश्त वोट दे देते हैं और वो जिता देते हैं उसको। अजीब नहीं लगता होगा जैसे कि जेन्युइनली काम करा, सभी समाज के लिए काम करा, सबके लिए, और फिर जब चुनाव होते हैं तो सिर्फ इसलिए मैं हार गया क्योंकि मेरे पार्टी का चेहरा उतना दमकदार नहीं था, या मैं हिंदुत्ववादी नहीं था, या मैं इस्लामवादी नहीं था, या मैं यादवों के साथ नहीं खड़ा हो पाया, या मैं लोअर कास्ट के साथ नहीं खड़ा हो पाया। जो मेहनत करता है बंदा, जिसको लगता है कि नहीं नहीं मैं जीत सकता हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, उसको दुख नहीं होता होगा बहुत ज्यादा? दुख होता है, जब सोचता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि फॉरगेट द पास्ट
आगे बढ़िए, आगे कोशिश करिए। उस दुख को लेकर के बैठ जाएगा, छोड़ देगा, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो उसके ज़हन में है काम करना। तो काम करते रहेंगे, देखा जाएगा, उनकी सोच है। जब वो सोचेंगे कि इनके साथ आना है, आएँगे, नहीं तो अपना क्या काम कर। मैं सांसद हुआ तो बहुत से लोग तरह-तरह के एजेंडे होते हैं, उसके पीछे उनका मोटिवेशन दूसरा होता है। ब्लैकमेलर्स भी होते हैं। हाँ, कि आपकी इंडस्ट्री है, जी, फैक्ट्री है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप चुने जाने पर, सांसद होकर के, एमएलए होकर या किसी अन्य जगह चुने जाने पर उसको लोग काफ़ी बढ़ाएँगे, मदद मिलेगी और प्रशासन से भी ऐसे लोगों को मदद मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कभी-कभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यों चुनाव लड़ूँ? लोगों की जो आवें मेरे पास अपने काम से, उनका काम करते जाएँ और इस चुनाव की राजनीति से तो आज मैं बहुत दोराहे पर खड़ा हूँ कि मेरे मन में बहुत अंतर्द्वंद है इस चीज़ का कि आगे चुनाव लड़ूँ या छोड़ दूँ, ये मैं बहुत दोराहे पर खड़ा हूँ आज के इस तारीख में। वो तो जवाब आप ही ढूँढेंगे, लेकिन इसी पे चूँकि मुद्दा चल रहा है, इसी पे एक और सवाल है कि हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शायद 1964 या 66 का, मुझे याद नहीं साल, तब उन्होंने कहा था कि जो संविधान हमने बनाया है, मेरा बस चले तो मैं इसे जला डालूँ। कोई और नहीं, वो खुद कह रहे थे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने संविधान इसलिए बनाया था कि जनता वोट डालेगी कैंडिडेट देख-देख के। लेकिन जनता वोट डालने लगी चेहरा देख-देख के। कल्ट जो शुरू हो जाता है कि इस चेहरे का कल्ट है। तो वो तभी से शुरू हो गया। हमारा इतना बड़ा नेता भीमराव अम्बेडकर कह रहा है कि जला दूँ मेरा मन करे। तो वो उन्हें उसी समय फ़ील हो गया था कि ये फ़ेल हो रहा है मामला। और आज जब आप 2024 में बैठे हैं, तो मामला तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। आज तो जैसे आपको अच्छी तरह याद होगा कि कई बार ऐसी कमियाँ हैं जो आपको बताई जाती हैं कि बसपा में ये कमी है, समाजवादी पार्टी में ये कमी है। तो आप बहस करने को तैयार रहे होंगे कि हाँ, बिल्कुल आप बताइए, मैं उसपे बहस करूँगा। आज तो सवाल ही नहीं, आप कमियों की बात ही नहीं करते अपनी। ना बीजेपी करती है अपनी कमियों की बात, ना प्रधानमंत्री करते हैं, ना ऑपोज़िशन करता है। इसका मतलब कोई भी पॉलिटिकल जो व्यक्ति है वो कमी है ही नहीं उसके अंदर। और शायद इसी कारण सभी है, क्योंकि कमी नहीं है किसी में, सॉरी। ठीक है? पर मैं सिर्फ़ ये समझना चाहता हूँ कि जब चेहरा देख के वोट डाला गया और आप सांसद बन गए, आपके पास मैं आता हूँ, बोलता हूँ सर मेरी सड़क रह गई है। आप बोलोगे एक काम करो, जिसका चेहरे वोट डाल जाओ उससे बात करो। ये ऐसा जवाब तो थोड़ा अच्छा नहीं होता। दिस इज़ वैसे भी अनडिप्लोमेटिक है इस तरह का जवाब और एथिकली भी ऐसा जवाब ठीक नहीं है जिसको, क्योंकि एक बार चुने जाने पर तो सबका सांसद है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अ, अपेक्षाएँ बहुत हो जाती हैं और जितनी रोड बननी है, जितनी गली बननी है, जितना खड़ंजा बनना है, जितना सफाई का काम होना है, जितना ट्रांसफार्मर लगना है, जितनी लाइट लगनी है, ये जो है वो उतने स्टेट के पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं। तो सिंपली होता है कि जो सांसद है, विधायक है, वो अपने संपर्क से जो उसके पास पहुँचता है, तो वो काम हो जाते हैं। बाकी तो सब वो तो पैसे से ही होगा ना, स्टेट का रिसोर्सेज़ हो या देश का रिसोर्स हो, वो तो उसी से होगा अल्टीमेटली। आज हम यूपी में देखते हैं, अपने ज़िलों में देखते हैं, हर जगह जाते हैं, बहुत अच्छी भी सड़कें हैं और उससे कई गुना बहुत खराब सड़कें हैं। तो अगर सरकार के पास इतना पैसा होता, तो सब इकट्ठा नहीं बनवा देती। इतने लोगों के ट्रांसफार्मर जलते हैं, जल्दी बदलते नहीं और इतने लो वोल्टेज का शिकायत रहती है, इतने नए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। अगर आज बिजली विभाग के पास पैसा होता, तो इतने ट्रांसफार्मर खरीद के सबको नहीं दे देती। लेकिन होता यह है कि जो लोग आते हैं, उनका काम थोड़ा प्रायोरिटी पर हो जाता है और एक तरह से अगर सोचिए टेक्निकली, तो ये भी इनजस्टिस है, क्योंकि जो आया वो तो लाइन में आगे बढ़ गया, उसका काम हो गया, सांसद ने करवा दिया, विधायक ने करवा दिया और जो नहीं आया तो उसका काम नहीं हुआ। तो होना तो चाहिए एकरूपता हर जगह ना, पूरे ज़िले में जो भी काम हो, हर जगह बाँट के होना चाहिए, मतलब हार्मोनियस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। मेरा तो ये भी कहना है सर ना कि जो लेज़ी महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। भाई मेरे समस्या है मेरी, मैं उसके लिए एफर्ट ही नहीं डाल रहा हूँ, तो भाई मुझे क्यों मिले कोई चीज़? ये 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? एक थोड़ा आलसी है, वो उतना एक्टिव नहीं जितना दूसरा है। अब दूसरे को मिल जाए तो जो लेज़ी वही नहीं कह सकता समान अधिकार है मेरे को भी दो, नहीं मिलेगा भाई। तुम जो लेज़ी है उनको नहीं मिल रहा, मुझे उससे कोई समस्या नहीं, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछें तो। क्योंकि आप आलसी हैं, आप नहीं गए सांसद के पास, आप नहीं गए विधायक के पास। और शायद हमारे देश की डेमोक्रेसी की समस्या ये भी है कि बेसिक समस्याओं पे जनता का उदासीन रहना, देखिए इंटरेस्ट क्या ना है लेना। कि जिसको अपना काम है ना, वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे कोई हो, उसको तो जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, लिख करके ज़रूरत पड़ेगी तो लिख करके भी देना पड़ेगा। क्योंकि सांसद जिस दिन से पहले दिन से चुना गया, कुछ तो सदन अटेंड करेगा, कुछ कमेटी की मीटिंग अटेंड करता है, उसके बाद जो बचेगा
समय उसी में से हो जाएगा। और मैंने देखा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में कुल करीब गांव और मोहल्ले मिला के देखिए तो 3700 हैं, और अगर एक दिन में 5 गांव करिए तो 2.5 साल लगता है। अगर आप कैलकुलेट करिए एक दिन में 5 डिवाइड करके, तो 2.5 साल तब लगता है जब हमने कैलकुलेट किया बहुत अच्छी तरह से, जब जौनपुर शहर को छोड़ दीजिए, जब आप मल्हनी को छोड़ दीजिए, जब आप शाहगंज को छोड़ दीजिए, जब आप बदलापुर टाउन को छोड़ दीजिए, तो केवल गाँव की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आधा उधर रहेगा पार्लियामेंट की तरफ और आधा वो क्षेत्र में रहेगा, तो कितना दिन लगेगा? 5 साल से भी ज़्यादा, तब भी शहर छूट जाएंगे। और अगर आप शहर लीजिए तो 5 साल क्या, वो 7-8 साल में हो पाएगा दौरा। अगर आप ठीक से हर सड़क, हर गली कम से कम अपनी एक बार वहाँ जा करके अपनी दिखाना चाहते हैं अपने को। नहीं तो वैसे तो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी होती है कि सबको 5 साल में क्या 10-20 साल में सब जगह आप नहीं पहुंच सकते। हाँ, लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुंचने की, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस बहुत है, काम की भी एक्सपेक्टेशन है, और एक एक गांव का आदमी समझता है कि हमारे पास आना चाहिए। और जो काम की बात अभी आप कह रहे थे कि मैं जब गांव में गया तो किसी में 1 साल बाद पहुंचा, किसी में 2 साल बाद पहुंचा, किसी में 4 साल बाद पहुंचा। तो जो आदमी मिलता है नेचुरली, मैं पहली बार कुछ गांव में पहुंचा तो उनकी जो समस्याएं हैं वो तब से बैठे ही हैं, उन्होंने कभी मेरे पास पहुंचाया नहीं। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं और मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कि अपने काम के प्रति बहुत सचेत नहीं है। बिल्कुल उदासीन है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको उदासीन है जो अपने काम को ले। जो नया वाला संसद, उसमें जाने का अवसर मिला आपको? हाँ। अच्छा, कैसा है उसके बारे में बताइए, हम लोग तो नहीं गए। नहीं, वैसे तो एज ए बिल्डिंग अच्छा है, लेकिन जो पुराना संसद भवन है उसका कोई तो नॉस्टैल्जिया है आपका कि आप उसमें बैठे थे। नहीं, इट इज नॉट नॉस्टैल्जिया। अच्छा, इट इज हकीकत। देखिए, सबसे बड़ी कमी है कि एक तो वो आर्किटेक्चरल कितनी ग्रैंड बिल्डिंग आपको लगती है उसका, और इसको आपने देखा कैसी लगती है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी छोड़ दी, जो सेंट्रल हॉल होता था, सेंट्रल हॉल की एक तरफ लोकसभा होता था, दूसरी तरफ राज्यसभा होता था। जब रेसस होता था या जब जिसका खाली समय होता था, थोड़ा बोलने का टाइम नहीं है या थोड़ी देर के लिए, तो उधर से लोकसभा के सांसद आके बैठते थे, उधर से राज्यसभा के सांसद बैठते थे, और एक ही जगह लोकसभा राज्यसभा के सांसद सब एक दूसरे को मिल जाते थे। अभी ये नए में लोकसभा की अलग कैंटीन बना दिया है, राज्यसभा की अलग कैंटीन बना दिया, कोई एक ऐसा प्लेस नहीं है कॉमन जहां सब लोग इकट्ठा मिले। वो बहुत बड़ी कमी है इसमें। और ये सुना है कि फ्यूचर को दिमाग में रखते बनाया इन्होंने, ताकि लोकसभा में शायद नंबर 2026 के बाद बढ़ा देंगे नंबर, इसके लिए बनाया। नहीं, यहाँ भी उसका अगर एक्सटेंशन चाहते थे तो यहाँ भी हो सकता था उस चीज का एक्सटेंशन, थोड़ा उसको कुछ और, जैसे लॉबी है। सर, आपकी बात से एग्री करता हूं, उसको ले लेते। आपकी बात से एग्री करता हूं। आपको मैं बता रहा हूँ तो कई बार क्या होता है, राज्यसभा के कुछ काम होते हैं ऐसे बातों बातों में हो जाते होंगे कि यार ये करवा देना। जी, हाँ। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि नई वाली संसद हो सकता, मैं गया नहीं हूँ, कभी ईश्वर करेंगे तो एक बार घूमने जरूर जाऊंगा। जरूर जाइएगा, दोनों में। जी। एक सवाल मेरा ये भी है कि इधर बीच पिछले कुछ सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जो, जैसे आपने कहा मैं गांव से हूँ, गांव में बड़ा हुआ, मैं एसडीएम बन गया, लेकिन इधर बीच क्या हो रहा है कि जो पोजीशंस हैं आईएएस आईपीएस की, ठीक है, उन पे क्या हो रहा है कि वही लोग बन रहे हैं जो शहरों से ज्यादा लोग आ रहे हैं गांव के कंपैरिजन में। टॉपर अब गांव से नहीं आता, टॉपर अब शहरों से ही आता है, ठीक है ना। तो आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे जो एक गांव में जो कोई यादव का लड़का छोटा सा जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, या कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई राजपूत है, उसको ऊपर ही ऊपर निपटा दिया जा रहा है मामले को, ऐसी फीलिंग आई आपको? नहीं, ऐसा है कि उसका कारण कुछ और है। जहां पढ़ाई की, जो उस लेवल पर पढ़ेगा और जहां जैसी पढ़ाई होगी ना, क्योंकि शहर का लड़का, उसको काफ़ी फैसिलिटीज़ है। आपको अगर 6 फीट ऊपर कूदना है तो कोई ज़मीन से 6 फीट कूदेगा तो उसको मुश्किल होगी। अगर 6 फीट उसके हाइट के बगल में किसी का 1 फुट 2 फुट अगर आपने बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया, उसको वहाँ से कूदना है तो उसको आसानी होगी। दिस इज द सेम थिंग एग्जैक्टली, क्योंकि उसको जो पढ़ने की फैसिलिटी मिल रही है शहर वाले को, वो गांव वाले को वो फैसिलिटी नहीं है। मुझे अभी याद है कि हम लोग कैसे उसमें डिबरी में और लालटेन में पढ़ा करते थे गाँव में। मैं तो हाई स्कूल किया 69 में। उस समय मुझे याद है कि बिजली नहीं थी, बिजली तो बहुत बाद में आई। हम लोग उसके किनारे रात को इतनी ठंड होती थी तो कोई एसी तो था नहीं गर्म करें, वो कुछ ऐसा, और हम लोग कौड़ा, गांव में कौड़ा कहते हैं उसको, अलाव कहिए या ये करिए कि आग जो जाड़े के दिनों में लोग जला के तापते हैं, तो कौड़ा के किनारे, अलाव के किनारे
ढेर सारे लोग बैठे रहते थे, घर के आसपास के भी लोग आते थे, बड़ी बड़ी बातें भी करते रहते थे। वहीं उसी अलाव के किनारे एक लालटेन रख करके, एक चटाई बिछा करके या कपड़ा बिछा करके हम लोग पढ़ते थे उस रोशनी में, और मैं वहीं से आया पढ़ करके। तो उसके लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये कहना है। एक इसी मुद्दे पे एक और भी सवाल है कि जो ये रिजर्वेशन दिया गया है सबको, अब पता नहीं आप ये लेंगे सवाल, नहीं आप बता दीजिएगा। जो रिजर्वेशन दिया गया है सबको, कि जैसे रिजर्वेशन दे दिया गया कि हाइपोथेटिकली आपको मिल गया रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड कास्ट का, ठीक है, तो आप सांसद बन गए। आपको नहीं लगता जितने भी लोग ऊपर आ गए हैं, एक लेवल से ऊपर आ गए हैं, उन सभी को वॉलंटरली छोड़ देना चाहिए, ताकि जैसे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जगह है नोएडा और इसके आसपास के क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या, एक तो पढ़ते भी नहीं यहाँ के जो यादव नहीं पढ़ते, मैं देखता हूँ बहुत सारे दोस्त हैं, कोई नहीं पढ़ता। लेकिन जो वो लड़का जो इटावा में है, जो तैयारी कर रहा है, मैनपुरी में है, उनका भी हक इनको मिल जाता है, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर ले लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आई नो यू रिजर्वेशन? आर टॉकिंग ऑफ क्रीमी लेयर, एंड आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ क्रीमी लेयर। क्योंकि एक बार जिसको वो पोजीशन मिल गई, उसके घर का सेंट्रल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने बनाया भी है। तो कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी हो, उसमें ये क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक परिवार को मिल गया, एक घर को, यूनिट को मिल गया, तो उसको वॉलंटरी तो कोई छोड़ता नहीं, देखे ना तो छोड़ेगा, वो कानून से ही होगा। और इसको 100% क्रीमी लेयर का कानून बनाना चाहिए। उसमें तो बुरा नहीं वो- मानेंगे लोग, सड़कों पर नहीं उतर जाएंगे? नहीं नहीं, वो जो अपने अपने इंटरेस्ट से बेसिस, ये तो हमेशा दो विचारधाराओं की, दो थॉट्स की लड़ाई होती है, रसाकसी होती है। जो ज़्यादा मजबूत होगा, इसमें तो चाहे सही हो गलत हो, जब जो ज़्यादा ज़बरदस्त मजबूत हो जाता है वो ले लेता है। आप समझ रहे हैं? इट इज़ वेरी बेसिक, वेरी फंडामेंटल। समझ रहे नहीं? जो लोग आज बन गए हैं पोजीशन में, चाहे ओबीसी का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, अगर वो चाहेंगे कि ये इसी तरह से कंटिन्यू रहे, क्रीमी लेयर न रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका लड़का बन गया तो उनका भाई का भी लड़का बने, उनका भतीजा भी बने, उनके खानदान में और आने वाले लड़के भी मतलब बन जाएं, और बन जाएंगे अगर क्रीमी लेयर नहीं मिला, क्योंकि उनका स्टेटस, उनकी फैसिलिटी, उनका पढ़ने की सुविधा, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ क्रीमी लेयर। कि There हटा must दिया be जाए some- उसको। yes, जी। yes. एक और भी है कि जो जिस पार्टी से आप सांसद बने, बहन मायावती जी हैं, उनको इतनी अचानक से मतलब पॉलिटिक्स को लेके इतनी उदासीन क्यों हो गई? मतलब आजकल बिल्कुल एक्टिव नहीं है, पिछले चुनाव में बिल्कुल एक्टिव नहीं थी वो। और अगर आप मुझसे दिल से पूछें तो मैं उनके विचारधारा को समर्थन नहीं करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मायावती रहें भाई। मायावती जैसे चेहरों का रहना बहुत ज़रूरी है, कि भैया ताकि एक विपक्ष, एक ये पक्ष भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ टुटपुंजिए सड़क छाप लोग उनकी जगह लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। देखिए, ये पार्टी जब आई थी शुरू में, मानवर कांसीराम ने इसकी नींव रखी थी, तो यही एक ऐसी पार्टी थी, विचारधारा तो बहुत अच्छी थी, कि जो कि शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिनके साथ जुर्म, ज़ोर, ज़बरदस्ती हुई है, इस तरह के लोग हैं, वो आगे आवें, संगठित होकर के सत्ता में भागीदारी करें और अपनी पोजीशन को बढ़ावें, ऊँचा उठावें, जीवन स्तर को ऊपर उठाएँ। ठीक है ना? हुआ तो इसीलिए था, और अच्छा काम भी हो रहा था। और लेकिन जो बात आपने कहा, ये मैं सुनता रहता हूँ, और थोड़ा इससे मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ कि थोड़ा और क्रियाशील होना चाहिए, एक्टिवनेस आनी चाहिए, और फिर से अपने आधार को, अपने जनाधार को मजबूत बनाने की फिर से नई कोशिश करनी चाहिए। और एक और भी सवाल है मेरे पास आपके लिए। ये पता नहीं, शायद आपका जो आरएसएस वाला पास्ट है, वो शायद इस सवाल का जवाब ज़्यादा अच्छा देगा। हिंदुओं ने भारत का संविधान बनाया। भारत के संविधान ने कहा सब बराबर है, ठीक है? अब सब बराबर हो गए। तो क्या हुआ कि जो व्यक्ति जो लकड़ी का काम करता था हमारे गाँव में, जो कपड़े धोने का काम करता था, जो बाकी काम करता था, उन सब ने अपने काम छोड़ दिए। जो मीट का काम करता था, दूध का काम, सबने अपने-अपने काम धीरे-धीरे इग्नोर करके सबको लगा हम नौकरी ले लेते हैं, सरकारी, प्राइवेट कोई भी। उसकी जगह को मुस्लिम्स ने भर दिया, उनकी जगहों को। तो आज अगर आप देखेंगे कि जिस तरह के इतने फर्नीचर के शॉप्स हैं, चाहे वो प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको मुस्लिम्स ही मिलेंगे, 80-90% मिलेंगे। आपको नहीं लगता कि संविधान ने कहीं न कहीं जो बराबरी की जो जो वैल्यू समझाने की कोशिश की थी, वो लोग समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए, कहीं गड़बड़ हो गई उसकी? नहीं, नहीं, देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, वो बहुत बड़े विज़नरी थे, नो डाउट। बहुत बड़े वो थे, लीगल लुमिनरी थे, बहुत विलक्षण क्षमता के थे, बहुत टैलेंटेड थे। उन्होंने इतने देशों का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करके सबसे बड़ा अच्छा, जो हम लोग कहते हैं, ये बनाया। लेकिन देखिए क्या है कि वो डॉक्टर साहब समझते नहीं थे, बाबा साहब, कि लोग उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से
इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और क्या क्या होगा। अभी बताने लगूं तो ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। जैसे अभी देखिए ये ऑनरेबल गवर्नर्स हैं स्टेट के, हाँ, एक इतना बड़ा स्टेट है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे राजस्थान हो, कोई भी हो, ठीक है, इतनी बड़ी, इतनी जनता ने इतने माननीय विधायकों को चुन करके भेजा है, और क्या काम है उनका? लेजिस्लेट करना, बिल पास करना, जो कि गवर्नर की कंसेंट से एक्ट में तब्दील होता है, ठीक है ना। अब वो पास किए हुए उसको बिल को 1 महीना 2 महीना नहीं, 6 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल तक रखते रहते हैं। दे डोंट केयर अबाउट इट। तो आप समझिए कि डॉक्टर साहब ने ये थोड़ी समझा था कि आगे आने दिनों में हमारे गवर्नर साहबान ऐसा करेंगे। ऐसी बहुत सी विसंगतियां हैं कि उसमें क्या है, बाबा साहब ने ये भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होने से नहीं होता, उसको चलाने वाले लोग, एग्जीक्यूट करने वाले लोग अच्छा होने चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा न भी हो, इतना एग्जैक्टली, तब बहुत भी सही हो, स्टेटमेंट है। हाँ, हाँ, तब भी, हाँ, आपने वही प्लीज कंटिन्यू करिए, जी। वही स्टेटमेंट आप दे रहे हैं जो उन्होंने बोला। वही अगर कॉन्स्टिट्यूशन उतना अच्छा ना हो, तो अगर चलाने वाले लोग अच्छे हों, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, तो बहुत अच्छा चलेगा। अब आइए बात करते हैं आपकी शूटिंग पे। आपके मतलब मैं कितने सारे आपने मेडल जीत रखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, 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 डबल ट्रैप टीम, शूटिंग, बायोडाटा, मतलब इतने, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्या था? ये आपकी हॉबी थी, आपका शौक था, तो इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया आपने? क्योंकि बहुत ही शानदार आपका रिकॉर्ड है इसमें। देखिए, दोनों सवाल का, हॉबी थी, आगे क्यों नहीं बढ़ाया, दोनों का जवाब मैं देता हूँ। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनसीसी एयरफोर्स विंग का स्टूडेंट था, तो वहाँ पर थोड़ा मुझे मौका शूटिंग करने का मिला था। कभी कभी एनसीसी के लड़कों को कराते हैं, लेकिन वो पूरा मौका नहीं मिला, वो मन की आह मन में ही रह गई। और जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर हुआ, तो मेरे पास मुजफ्फरनगर के शूटर आए, कोई कहता है कि हमको 5,000 परमिट, कारतूस का परमिट चाहिए, हमको 10,000 कारतूस का परमिट चाहिए, कोई इतने हज़ार का परमिट चाहिए। तो मैं उसे सुन करके बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित। क्यों? क्योंकि बीइंग सिटी मजिस्ट्रेट आई वाज ओसी आर्म्स आल्सो, लाइसेंस भी बनाता था। तो उसमें हम लोग, डिपेंड करता है कि ये राइफल है या पिस्टल है, 10 एट ए टाइम, 15 एट ए टाइम देते हैं, और पूरे साल में 100। और वो बोलता है कि हमको 5,000 दीजिए, हमको इतने हज़ार दीजिए। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। तो उनकी बात मैंने ध्यान से सुना कि इतना कारतूस क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं शूटिंग की प्रैक्टिस करूंगा, एक प्रैक्टिस में सैकड़ों लग जाते हैं। तो मैंने नेशनल राइफल एसोसिएशन से संपर्क किया, वहाँ बात किया, उन्होंने अपना सर्कुलर दिखाया, बताया कि ऐसे दिया जा सकता है, क्योंकि शूटर वाकई जब तक वो इतना कारतूस चलाएगा नहीं, तब तक शूटिंग में कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो हमने वहाँ से उनका परमिट भी बनाया, और उन्हीं के साथ मैं भी शुरू हो गया। तो आई स्टार्टेड विथ एयर पिस्टल, एयर राइफल। देयर आर बेसिकली 5 डिसिप्लिन्स: एयर राइफल, एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर राइफल, शॉर्ट गन जो क्ले पिजन वो निकलती है उसको तोड़ते हैं, और बिग बोर शूटिंग, मतलब बिग कैलिबर, और 300 मीटर्स पर उसका वो टारगेट होता है। तो मैं एयर पिस्टल, एयर राइफल से शुरू किया, फिर 3-4 साल में स्विच ओवर दूसरे में किया, पिस्टल में किया, राइफल में किया, शॉर्ट गन में किया। शॉर्ट गन में तो मैंने 3 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया, संघाई में, बीजिंग चाइना में, लोनाटो में इटली में, और लंकावी में मलेशिया में। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, इस बात का फक्र है, और चाहे आप इसे आत्म प्रशंसा समझें, कि आई एम द ओनली शूटर इन इंडिया हु इज रिनाउंड शॉट इन एवरी डिसिप्लिन ऑफ द शूटिंग, पांचों। देयर इज नो अदर शूटर, राइट। तो ये मेरे को मतलब एक ये है, मतलब क्रेडेंशियल ये मेरा है। और मैं बीजिंग ओलंपिक गेम में गया था, आई वॉज वन ऑफ द सेवरल कोचेज जहां अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लिया था। हालांकि अभिनव बिंद्रा का अपना वो पर्सनल स्पेशलाइज कोच था, लेकिन कोचेज को ढेर सारा और लॉजिस्टिक का भी काम करना पड़ता है, कि उनको मदद देनी पड़ती है शूटर्स को, उनका कारतूस ले जाना, उनका वेपन क्लियरेंस कराना, उनको टाइम से पहुंचाना, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। तो आई वॉज वन ऑफ द सेवरल कोचेज इन बीजिंग ओलंपिक गेम्स। तो इस तरह से शुरू किया, करता रहा। मैंने कोई ये सोच के नहीं किया था कि ये मेरा कोई एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन वो बन गया। पर मैं एक बात बताता हूँ, आपसे मिलकर मुझे ऐसा एहसास अच्छा, हुआ जो कहते हैं आप छूट गया, देखिए हर आदमी के चीज में एक ऐसा मोड़ आता है कि किसी का प्रोफेशन छूट जाता है, किसी की हॉबी छूट जाती है। उसी तरह से जब मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर आगरा पोस्टेड हुआ, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि हमारा विश्व की धरोहर है बिल्कुल, बिल्कुल। ताजमहल, और जो कि हम लोग देख रेख उसकी करते हैं हर चीज का। तो कोई न कोई छुट्टी के दिन भी, जैसे सेकंड सैटरडे है, संडे है,
तो छुट्टी के दिन भी किसी न किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई वीआईपी आता है, तो उसमें हम लोगों को रहना पड़ता है उसके विजिट के दौरान। तो हमको उस समय हफ्ते में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। तो इस तरह से मैं वहाँ सालों रहा, तो इस तरह से मेरी वो छूट गई एक्टिव शूटिंग, और इस तरह से मैं उससे शूटिंग से बाहर हो गया। ये मेरा ब्रेक होने का कारण है। पर सर एक मैं वही कह रहा था थोड़ी देर पहले भी कि आप मुझे ऐसा आपसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि आपने इतनी अचीवमेंट अर्जित कर ली है अपने लिए कि पॉलिटिक्स भी उसका एक हिस्सा है। आप इस बात को समझिए। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो केवल पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनके मन में कुछ छिन जाने का डर बहुत ज़्यादा रहता है कि यही एक चीज़ है मेरे पास, तो मैं पॉलिटिक्स ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक ही चीज़ है मेरे पास। तो उसमें ज़्यादा डर जाते हैं, उसके चक्कर में वो एरोगेंट हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, और कई कंप्लेंट्स आप कई लोगों को देखो, सांसद ने बंदूक निकाल ली, सांसद ने कॉलर पकड़ लिया, सांसद ने ये कर लिया, सांसद ने वो कर लिया। तो मुझे आपसे मिलके इस बात की बहुत खुशी है कि आपके पास केवल एक अचीवमेंट नहीं है कि सांसद तो मैं हूँ, था एक्स एमपी हूँ मैं, मेरे पास अचीवमेंट के अंबार है, मैंने बहुत कुछ अचीव करा है, तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, कभी-कभी मैं गिनाने लगता हूँ तो मैं खुद भूल जाता हूँ। शुरू में मैंने यहाँ सफदरजंग एयरपोर्ट में ग्लाइडिंग का कोर्स किया, जी, जी। फिर उसके बाद फ्लाइंग छोड़ते नहीं थे का आप। फ्लाइंग का कोर्स किया। जब मैं एटीआई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग एकेडमी में था, तो वहाँ तबला सीखा। फिर जब अरे भाई मैं साहब। मेरठ में पोस्ट हुआ, तो वहाँ पर 3 साल मेरठ में रहा, तो पुलिस लाइन के घोड़े दौड़ाता था। फिर मैं सिटी मजिस्ट्रेट मुज़फ्फरनगर हो गया, तो घुड़सवारी का इतना शौक लग गया था कि अपना खुद घोड़ा खरीद करके दिल्ली से मंगवाया, और वो करते थे। हिमालयन कार रैली में 87 में मैंने पार्टिसिपेट किया। एक जब मैं बलिया में एसडीएम पोस्टेड था, तो एक भोजपुरी फिल्म है, हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाई बे। तो नहीं, वो तो एक गाना है सुजीत कुमार की, बहुत पुरानी, तब तो मैं पैदा भी शायद नहीं रहा हूँगा या छोटा रहूँगा। हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाई बे, सैया से कर दे मिलनवा हमार। तो इसी गाने की लाइन को वो हेडिंग उस फिल्म की बनाने के लिए उससे परमिशन लेके पुराने प्रोड्यूसर से, हमारे जो झा साहब डायरेक्टर थे, 84 में बलिया में शूटिंग हुई, तो फिल्म में काम किया, जज का रोल किया, एक सीरियल में काम किया, उथल पुथल सेठ का रोल किया, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने किया शुक्रताल पे 18 मिनट का। और ये तब हमारा ये सब तब सब टेलीकास्ट हुआ उथल पुथल। ये 86 में नहीं 88 में जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर था, तब केवल एक ही चैनल होता था, डीडी, ऑल इंडिया टेलीकास्ट होता था। अब तो बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं बेचारे, कितने काम करते रहते हैं। मैंने तो एक ही किया और पूरा ऑल इंडिया ने देखा। और यहाँ तो सैकड़ों लोग करते हैं, शायद कोई नहीं देख पाता क्योंकि इतने चैनलों में वो बढ़ जाता अरे बहुत बड़े-बड़े एक्टर हैं कि पता चला एयरपोर्ट पे मिले, आपने आप इग्नोर करके आगे बढ़ गए। बाद में किसी ने बताया अरे वो तो उसका इतना बड़ा सीरियल है, वो इतना बड़ा पिक्चर है उसका, पता ही नहीं चलता कौन क्या है। एक और भी चीज़ है ना कि अचीवमेंट्स जो करने में ना एफर्ट्स बहुत लगते हैं। लोगों को बाहर से देखने में लगता है कि अरे एसडीएम थे तो कर ही लेंगे। अरे भैया एसडीएम की भी तो जॉब है मेरी। मैं अब बताऊं, वो अपने को आदमी जो करना चाहता है ना, एग्जर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस के टाइम में तो करेगा नहीं, छुट्टी में करेगा। जब छुट्टी होगी तभी करेगा। जब सब लोग छुट्टियों में लेकर के परिवार को घूमते थे या कुछ रिलैक्स करते थे, मजे लेते थे, कुछ भी कह लीजिए, एंजॉय करते थे, कुछ भी कह लीजिए, तब हम उसको उन छुट्टियों में अपना पसीना बहाते थे। कोई भी चीज़ करने के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। एक और सवाल था मेरे मन में, चूंकि आप बहुत पहले से एसडीएम बन गए थे, कभी देवराव बाबा से मिलने का मौका मिला आपको? ज़रूर मिला। अच्छा, कैसा रहा वो आपका अनुभव कैसा? देखिए, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तब पढ़ते थे। वहाँ संगम में उनका मचान लगा हुआ था। पैर से आशीर्वाद देते सब। हाँ, वो देखिए क्या है कि वैसे तो जब हम एनालाइज़ करते हैं साइंटिफिकली, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन ये जो नास्तिक है पूरा ना, तो वो भी कभी-कभी कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट कभी-कभी आस्तिक की तरफ बढ़ता है। और जो आस्तिक है, वो कभी-कभी कुछ धक्का लगता है जब एनालाइज़, वो भी साइंटिफिकली एनालाइज़ करता है, वो भी नास्तिकता की तरफ बढ़ता है। नोबडी इज़ प्योरली 100% आस्तिक एंड नोबडी 100% नास्तिक। तो हम एट दैट टाइम आई बिलीव कि हाँ, जैसे वो मचान पर से अपना पैर निकाल करके सिर पर रखते थे, वो वैसा हुआ। और मैंने अपने को बहुत धन्य महसूस किया उस समय। हाँ, तो अभी भी होता है, ऐसी कोई पर्सनालिटी मिलती है जिससे कि मिल करके बात करके उसके चेहरों से, उसकी आंखों में देख करके, मतलब उसको कुछ वो होता है, अपने को सम्मोहन कह लीजिए, या वो प्रभावित होता है आदमी। अभी भी मिलते हैं, हर तरह के आदमी मिलते हैं। एक और सवाल है, जो हमारे यहाँ का फोक है, बिरहा कहते हैं उसको,
विशेष रूप से अपनी तरफ बहुत होता था, अब तो वो खत्म होता जा रहा है। हाँ, खत्म क्या, काफ़ी खत्म हो गया है, अब बहुत कम रह गया। लेकिन इतना रस है उसमें। वो मैं हाँ, इतना अच्छा जो बजाते हैं ना, उसको करताल बोलते हैं। आप जानते हैं बिरहा जी, गाते हाँ, हुए हाँ। ऐसे-ऐसे बजाते हैं, करताल बोलते हैं। तो ये चीज़ अभी याद आ गया, मैंने पिछले साल ये भी मँगवाया करताल। अब उसका भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी सीख नहीं पाया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, जो भी सामने आ जाता है और अगर जितना मौका मिलता है अगर, तो मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक बिरहा के सिंगर आए थे, वो भी यादव जी थे। आपसे भी पूछता हूँ। बिरहा के ज़्यादा सिंगर तो यादव ही हैं। वो वहाँ के नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत फेमस नाम है ईस्टर्न यूपी के, बनारस के रहने वाले। गुल्लू और कौन-कौन लोग, मतलब ऐसे। एक तो आल्हा गाते हैं कुछ लोग, जो बहुत अच्छा गाते हैं, और दूसरा जो कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कोई कांड हो जाता है, उस पे वो बिरहा सुनाते हैं, कहानी एक, क्योंकि हमारा धर्म श्रुति का धर्म है, सुनने का धर्म है। आल्हा तो ज़्यादा उधर महोबा, अराउंड महोबा प्रचलित है, उस बुंदेलखंड रीजन में, और बहुत अच्छा गाते हैं। अगर आल्हा आप सुन लें, धद 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 धद, मतलब वो क्या-क्या इतने जल्दी-जल्दी इतना उत्तेजना हो जाती है सुन कर के। बना ही ऐसे है। और मैं इसी सवाल ये है कि यादव लोग इतने टैलेंटेड क्यों हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि गाना बहुत अच्छा गाते हैं यादव। नहीं, सभी लोग टैलेंटेड हैं। देखिए मतलब कुछ ऐसा रहा है शुरू में कि जैसे आपने कहा ना, पहले सबके पेशे बँटे हुए थे, काम बँटे हुए थे। किसी का काम पढ़ना-लिखना था, किसी का काम पढ़ाना था, किसी का काम गाय-भैंस का था, किसी का जूते बनाना था, किसी का फर्नीचर बनाना था, बढ़ई का, लोहार का, सुनार का, सबको अलग-अलग काम थे। तो जहाँ जो रहा है, उसने अपने हर क्षेत्र में महारत हासिल की है। अभी देखिए, ये जैसे अब अभी आपको बताएँ, शास्त्रीय संगीत में चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, उसमें ज़्यादा लोग ब्राह्मण लोग हैं, पंडित, दूसरे लोग भी हैं, लेकिन हम जब नाम अभी पढ़ते हैं, अब कहीं भी उठा के, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हाँ, वो मतलब 75% 80% वही होंगे, बाकी में सब लोग होंगे। तो ये उनका चूँकि उससे आते थे, उस माहौल के हिसाब से पुराना जो करते थे, वो चला आ रहा है। हालाँकि अब और लोग भी उसमें आ रहे हैं, और अब जो प्रोफेशन किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए रिजर्व था, अब धीरे-धीरे हर प्रोफेशन में हर जाति के लोग आ रहे हैं, घुस रहे हैं। एक अंतिम सवाल है आपसे कि जो जो श्याम नाम का लड़का आज किसी गाँव में बड़ा हो रहा है, वो 10 साल 10वीं क्लास में, आप उसके लिए क्या संदेश देंगे? उसके लिए यही संदेश देंगे कि खूब मेहनत से पढ़ो और मेहनत से खेलो, यही संदेश है। और कुछ भी कष्ट हो, जब वो चाहेगा तो कर लेगा। जितनी चीज़ें मैंने किया है, उससे मैं कह सकता हूँ, और ख़ास तौर से एक मेरा एक्सपीरियंस है, उसको बता सकता हूँ कि जब मैं हिमालयन कार रैली में टीवी में देखते-देखते मन बना लिया कि इस कार रैली में मुझे पार्टिसिपेट करना था। अब मैं उस समय एसडीएम बलिया था, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके आया एसडीएम सिकंदराबाद बुलंदशहर में, और उस समय कितनी तनख्वाह थी एक एसडीएम की, डिप्टी कलेक्टर की 1200 रुपए पर मंथ होती थी। उसी तरह से नए आईएएस की 1400 रुपए पर मंथ होती थी। कैन यू इमेजिन, आई एम थिंकिंग टू पार्टिसिपेट इन हिमालयन कार रैली, एंड सबसे मिनिमम गाड़ी जो है, अगर मारुति जिप्सी भी आप लेंगे तो 5 लाख की होगी, और रैली पर्पज़ से बनवाने में उतना ही पैसा, 5-7, उससे भी ज़्यादा पैसा लगता है, 5-7 लाख रुपया, 10-12 लाख रुपए। और मैं सपने देख रहा हूँ कि मैं हिमालयन कार रैली में पार्टिसिपेट करूँगा। देख रहा था जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर कलाम साहब ने कहा, सपने देखो, हाँ, राष्ट्रपति, तो वो उसके लड़कों को विजुलाइज़ करना चाहिए कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, और जब अपने मन में सोचेगा तो कोई न कोई अपॉर्च्युनिटी कभी उससे टकराएगी ज़रूर। तो मैं वहाँ एसडीएम सरधना था मेरठ में, एक सब डिवीज़न है सरधना, वहाँ उस क्षेत्र में मोदी रबर से एक फैक्ट्री होती थी, बीके मोदी उसके मालिक होते थे, और उनकी श्रीमती जी मिसेस बीना मोदी होती थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा महिला मेला वहाँ लगवाया, और महिला मेला में सारी महिलाएं और एकमात्र पुरुष श्याम सिंह यादव को चीफ गेस्ट बुलाया, एसडीएम होने के नाते। तो देखिए, मैं सोचता था कि किससे कहूँ, और वो मैंने उस दिन सोचा कि इन मिसेस बीना मोदी से अगर मैं इसका जिक्र करूं तो शायद मेरा ये काम हो सकता था। तो जब मेला ख़त्म हुआ, उनके साथ हम चाय पीने बैठे, तो मैंने अपनी इस इच्छा को, इस फरमाइश को उनसे कहा, और उन्होंने बहुत सहर से इसको कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। आज भी मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ। और उन्होंने मेरे लिए एक मोदी रबर फैक्ट्री से एक गाड़ी दी, वो दी, और तो इस तरह से मैं हिमालयन कार रैली में पार्टिसिपेट कर पाया। तो जब सोचेगा तो कोई न कोई मौका
आएगा, उसके लिए उसको एफर्ट डालने मिलेगा। पड़ेंगे, एफर्ट डालने पड़ेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो मौके मिलते रहेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इट वाज अ प्लेजर टॉक।